दोस्तों नमस्कार। जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में निर्वाचन आयोग द्वारा देश के नए भाग्य विधाता के चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। सियासत भी जाड़े के इस मौसम में गर्म होना शुरू हो चुका है और इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में मौजूद हैं और इस वक्त मिर्जापुर शहर के लालडिग्गी स्थित राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव जी के आवास पे हम लोग आए हुए हैं। और मनोज श्रीवास्तव जी बीते हुए नगर पालिका चुनाव में इन्होंने एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया जिसके बाद लोगों के मन में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति विचारधारा जो है वो थोड़ा सा बदला है। वो इसलिए बदला है क्योंकि इन्होंने सत्तारूढ़ जो इतने सालों से मिर्जापुर की सियासत को थामे रखा था उसको कहीं ना कहीं इन्होंने चुनौती दिया और ऐसी चुनौती दिया जो लगा कि हाँ ये भी चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि इस चुनाव में इन्हें बेशक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने विरोधियों के दांत खट्टे तो जरूर कर दिए थे और वहीं से सियासत का एक नया दौर शुरू हुआ। और उसी चुनाव के बाद मनोज श्रीवास्तव जी ने राष्ट्रवादी मंच का स्थापना किया। इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते थे, इनसे लोग विचार आचार सब लेते थे, लेकिन उस चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद पार्टी के अंदर क्या रुख हुआ, कैसा समय आया कि इन्हें निर्णय लेना पड़ा निर्दलीय चुनाव का। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आज की तारीख में ये एक नई पार्टी बना चुके हैं राष्ट्रवादी मंच और एक ताकत भी इनके साथ लगी हुई है। बहुत बड़ी जनसंख्या इनके समर्थन में आज भी इनके साथ खड़ी है और आने वाला लोकसभा चुनाव इसीलिए रोचक माना जा रहा है क्योंकि इस बार मनोज श्रीवास्तव जी का क्या रुख होगा ये इस चुनाव में निर्भर करेगा। ये भी एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीधी बात हम लोग करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी के घर पे हैं तो हम लोग इन्हीं से सीधी बात करते हैं और कुछ सवाल जो अनसुने सवाल हैं उसके जवाबों को लेने की आज हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मनोज जी आपको आभार है कि आपने अपने अनमोल समय से समय निकाल करके जगप्रकाश न्यूज को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सुबह सुबह मेरे आवाज पर आए। मनोज जी हमारे कुछ सवाल हैं आपसे जो हमने लिख करके लाया कि कहीं हम भूल ना जाएं, क्योंकि आप वक्ता बहुत अच्छे हैं और सवालों के जवाब आप बहुत अच्छा देते हैं, किसी के सवालों में फंसते नहीं हैं। तो आज हम अपने सवालों में आपको फंसाने आए हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे हर सवाल का जवाब भी बड़े ही सफाई से प्रयास करूंगा और खुले मन से दीजिएगा, छुपाइएगा नहीं। सबसे पहला सवाल मनोज जी ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपने कल जनसंवाद पदयात्रा का आयोजन का निर्णय लिया है। आगामी 14 फरवरी से आप बसंत पंचमी के दिन से इस पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस पदयात्रा का? देखिए ये निर्णय तो बहुत पहले मैंने किया था, लेकिन ठंड इस बार बहुत जबरदस्त पड़ी है। उसके कारण टोरी ने कहा कि थोड़ा ठंड कम हो जाए तो इस यात्रा को शुरू किया जाए और इसलिए 14 फरवरी से बसंत पंचमी के पावन पर्व पर यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है 100% मतदान के लिए, मिर्जापुर के मान सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए, समाज को एजुकेट करना। क्योंकि जो लोकतंत्र का यह महापर्व होता है यह एक माध्यम है जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को प्रशिक्षित करने के लिए। उस काम को यह जनसंवाद यात्रा से मैं करने जा रहा हूं। आप भी पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख जो हैं राहुल गांधी जी, वो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। आप राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए राहुल जी का जो न्याय यात्रा है उसका अपना एजेंडा है, उनकी एक अलग विजन है, अलग आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन और सिद्धांत है। मेरी ये जनसंवाद यात्रा
का अपना विषय है। मेरी जो यह जन संवाद यात्रा है, मैंने जो आपसे कहा कि मिर्जापुर की धरती पर बांदा से आकर के जो मंत्री दंपत्ति यहां आतंक मचाए हुए हैं, समाज को भयभीत कर रहे हैं, भयाक्रांत कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं, मिर्जापुर के लोगों को आतंक के साए में जीने को मजबूर कर रहे हैं, इस विषय पर जन जन तक यह संदेश चला जाए, मेरी यात्रा का यह उद्देश्य है। इंडिया गठबंधन के साथ आपने गठबंधन कर लिया है या नहीं? अगर कर लिया है तो राष्ट्रवादी मंच को इसका क्या लाभ मिलेगा? नहीं, इंडिया गठबंधन से मेरा अभी ऐसे कोई बातचीत नहीं है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लोग मिलने आए थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि मेरे दरवाजे कोई आता है तो मैं उससे मिलूंगा। अभी मेरे मन में ऐसा कोई विषय नहीं है कि इंडिया गठबंधन से मुझे तालमेल करना है नहीं करना है, ऐसे भी मेरे मन में ऐसा कोई विषय नहीं है। जी मनोज जी, ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, चर्चाएं हम भी सुनते हैं और तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, लेकिन अभी मैं इस विषय पर एक कंक्रीट डिसीजन नहीं दे सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। और इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े लोग लगे हैं, तो अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो छिपाई नहीं जा सकती। तो आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सदैव अशोक सिंघल जी जब जिंदा थे और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने आगे किया था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ईवीएम पर सवाल खड़ा किए थे और कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। लेकिन आज उनका भी मत है कि इसमें कुछ मिला नहीं। तो मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से ये कह सकता हूं कि इसमें बहुत कुछ है नहीं। हाँ, हो सकता है अगर कुछ होगा तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी मनोज जी, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? अभी मैं ऐसा कुछ दावे के साथ नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन आवाज लगाएगा, तो उस आवाज को सुनूंगा और फिर टोली के साथ बैठकर निर्णय करूंगा। उस समय जो होगा वो सब आप सबके सामने होगा। आप सदैव मंत्री दंपत्ति का नाम लेकर के सदैव आप मिर्जापुर की सांसद एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर आप हमेशा हमलावर रहते हैं, जबकि नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने आपके संगठन के शीर्ष नेतृत्व में आपका टिकट काटा था। तो आप भाजपा को उतना हमलावर नहीं दिखते हैं जितना हमलावर आप अपना दल एस पर दिखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मंत्री दंपत्ति से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी जब 2014 में यहां चुनाव लड़ने आई थी पहली बार, तो मुझे लगता है कि मिर्जापुर के लोग इनका नाम नहीं जानते थे। उस समय एक बहुत बड़ा गुट और बहुत बड़ा धड़ा इनका पुतला फूंकता था। उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जो आज के गृह मंत्री हैं अमित शाह का पुतला फूंक रहा था। उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह का पुतला फूंक रहा था। एक वायुमंडल यहां खड़ा हुआ था। उस समय मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री था और मुझे लगा कि ये तो गलत हो रहा है, और यहां मैंने पूरी प्रतिष्ठा बना करके संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद की टीम को सक्रिय करके इनको चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इनके लिए मैंने 27 सभाएं इस मिर्जापुर जनपद में किया था, छोटी छोटी बैठकें ली थी। पूरा विश्व हिंदू परिषद का जो स्ट्रक्चर है, एकल विद्यालय, भेद विद्यालय, सेवा के जो प्रकल्प चलते हैं इस जनपद के अंदर, जो संगठन का आधार है, वह इनको चुनाव जिताने में, और जो कप प्लेट कोई जानता नहीं था, गांव सुदूर गांव तक पहुंचाने में, उसमें विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी भूमिका थी, वो मेरी योजना थी। तो मेरी कोई इनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई नीतिगत लड़ाई है। एक
जनप्रतिनिधि होने के नाते इनकी कुछ जिम्मेदारी बनती थी मिर्जापुर के लिए, और उस जिम्मेदारी का इन्होंने निर्वहन नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ विगत 10 वर्षों में अपना और दल का विकास करने में लगी रही। यहां की जो छोटी मोटी समस्या रही, एक छोटा सा विषय है, जब आप नटवा से पुल के लिए जाते हैं, जौनपुर के लिए जाते हैं, तो विगत 4 वर्षों से बरसात के दिनों में वहां इतना अधिक जल जमाव होता है, इतना अधिक जल जमाव होता है कि गाड़ियां इस पार की इस पार, उस पार की उस पार, घंटों घंटों जाम लग जाता है। क्या वो उसका समाधान नहीं हो सकता? भटौली का पुल है, पुल तो बन गया, लेकिन वहां संपर्क मार्ग कितना खराब है, उस मार्ग से जाने में अब लोग घबराते हैं, घंटों घंटों जाम लगता है। यहां पे जो शास्त्री पुल है, शास्त्री पुल बार बार बंद होता रहा, बार बार मरम्मत के नाम पर पैसा आता रहा, और जहां तक चर्चा है कि लगभग 20-21 करोड़ रुपया उस पुल के मरम्मत करने के नाम पर आया। लेकिन जो चर्चाएं हैं समाज के अंदर, शास्त्री पुल के बंद कराने के पीछे डाफी का टोल प्लाजा और पुरुषोत्तमपुर का टोल प्लाजा है, जिसमें मंत्री दंपत्ति की फिक्सिंग है। आज ये सारे विषय इस प्रकार से यहां उभर गए हैं, यहां का जो परंपरागत उद्योग रहा वो सब एकदम बर्बाद हो गए। चाहे मेटल उद्योग हो, चाहे पीतल का उद्योग हो, चाहे कालीन का उद्योग हो, चाहे चुनार का जो मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन का यह धंधा रहा हो, आज सब अंतिम सांसें ले रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? यह विगत 10 वर्षों में हुआ। एक बात और बताएं आपको, विगत 2014 से ही यहां पे एक 1320 मेगावाट का पावर प्लांट प्रस्तावित है, लगभग 14-15 हजार करोड़ रुपए का। यहां पहाड़ी ब्लॉक के ददरी खुर्द में वो प्लांट प्रस्तावित है, इस पर इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज अगर वह पावर प्लांट यहां पे स्थापित होता, लगता, हजारों हजार गरीब किसान, मजदूर, नौजवान सबको रोजगार मिलता। इनकी दृष्टि नहीं है। ये इनके साथ कुछ चापलूस, चाटकार, कुछ चमचे जो इनके सामने शीर्षासन करते हैं, चमचासन करते हैं, उनके इशारे पर ये यहाँ पे कुछ निर्णय लेती है। वो इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते रहते हैं कि दीदी आपका काम बहुत अच्छा है, जनता बहुत आपकी वाही वाही करती है। लेकिन आज की हकीकत यह है कि दीवार पर लिखी हुई इबादत मंत्री दंपत्ति ये पढ़ ले, आने वाले दिनों में चुनाव हारने जा रही है। कोई व्यक्ति और कोई शक्ति ने चुनाव 2024 का जिता नहीं सकता है, इसलिए मैंने ये अभियान चला हुआ है। विरोधी दल या हम कहें कि जो विपक्ष में इस समय है, राजनीतिक दलों के कई नेताओं के ऊपर ईडी अपना शिकंजा कसे हुए है, तो ऐसे माहौल में मनोज श्रीवास्तव जी को ईडी से डर नहीं लगता है क्या? मनोज श्रीवास्तव का जीवन एक खुला किताब है। मनोज श्रीवास्तव ने जो दिया है, जो किया है, समाज को जो दिया है, समाज उसे भली भांति जानता है, समझता है। और ईडी सीबीआई का उनके पास उनको डर होगा जो कुछ गड़बड़ किए होंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास अकाउंट भी नहीं है बैंक का, और मेरे पास 12-14 कुर्ता पैजामा होगा, 2-4 जैकेट होगा, 1-2 जोड़ी जूता होगी। ईडी और सीबीआई अगर छापा डालेगी तो इसके अलावा उसको कुछ मिलेगा नहीं। मैं तो कहता हूं कि ईडी आए और हमारे यहां भी छापा डाले और देखे कि मेरा जीवन क्या है, मैं कैसे जीता हूं। आपको आश्चर्य होगा भाई साहब, कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आते हैं। 2015 से विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री ओल टाइमर से आने के पश्चात मैं कैसे चलता हूं, मेरे गाड़ी में डीजल कौन डलाता है और किसकी गाड़ी मेरे दरवाजे खड़ी होती है, यह मुझे पता नहीं है। मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है। लेकिन एक भी दिन 2016 के बाद मैं बगैर गाड़ी से चलता नहीं हूं। यह समाज की मैं अपने ऊपर बहुत बड़ी कृपा मानता हूं और इसलिए समाज के सामने मैं नतमस्तक होता हूं। क्या होता है पैसा? स्वर्गीय अशोक सिंघल जी कहते थे, पद और प्रतिष्ठा 2 विषय है, कभी इसमें फंसना नहीं चाहिए। पद से पैसा आ सकता है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं बचाई जा सकती है। पैसा, पद और प्रतिष्ठा में कभी चुनने का अवसर मिले तो पैसा और पद को ठोकर मार करके अपनी प्रतिष्ठा को बचानी चाहिए। मनोज श्रीवास्तव वो काम करता है, उसीलिए जीता है।
चलिए मनोज जी, जब आप भाजपा में थे तो आपने सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार को कभी उजागर नहीं किया और अब आप सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपकी बातों पे जनता क्यों यकीन करे? देखिए, संगठन में रहने के कारण, भाजपा में रहने के कारण एक अनुशासन की सीमा होती है। ऐसा नहीं कि मैं इस बात को उठाता नहीं था। मैं श्रद्धेय सूबे के मुखिया जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं और मैं उनसे कई बार चर्चाएं किया हूं, कई विषयों पर चर्चा किया हूं। वो कहते थे मनोज ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी भी कुछ मर्यादा है, कुछ सीमा है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं कह नहीं सकता। बस इतना ही कहूंगा कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं अब उस अनुशासन में नहीं हूं तो जनता के बीच यह आवाज जानी चाहिए। आप ये सोच सकते हैं मिर्जापुर की धरती पर किस प्रकार से लूट मची है। 2015-16 वित्तीय वर्ष में यहां पे एक यात्री शेड के नाम पर बेंच लगवाए गए। अगर मार्केट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख में वो बन सकता है, लेकिन उसकी जो लागत है आरटीआई से जो मेरे पास आई है 9,54,000 का एक वो लगा हुआ है। आज ये समाज के बीच जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो आवास मिलती है वो 2.5 लाख में बनता है और एक यात्री शेड लगभग 10 लाख में लग रहा है। कितना बड़ा गमन और कितना बड़ा घोटाला है। इसी सैकड़ों शेड लगे हुए हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। वो आरटीआई से कई विषय आ रहे हैं, आरटीआई के एक्टिविस्ट इस काम में लगे हुए हैं। 10 वर्षों में 50 करोड़ रुपया इनका और 5-6 वर्षों में इनके पतिदेव का 25 करोड़, 75 करोड़ का हिसाब कहां है, कहां खर्च हुआ है। आज ये समाज जानेगा, इसको समझेगा तो निश्चित रूप से इनके विषय में निर्णय करेगा। आप सोचिए कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ा महामारी कोरोना, जिसमें हाहाकार मच गया, लॉकडाउन लगा, यहां के गरीब, असहाय, निर्धन, मजदूर, ठेला वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, आज जब उनके सामने रोटी का प्रश्न खड़ा हुआ, तमाम स्वयंसेवी संगठन यहां सक्रिय हो गए। मेरे दरवाजे पर भी अनवरत 3 महीने तक लगातार समाज के सहयोग से वह राशन की किट बंटे, लेकिन ये मंत्री दंपत्ति कहीं दिखाई नहीं पड़े। जब दूसरी महामारी आई, लोग ब्लड के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में उनको स्थान मिला, इसके लिए तड़प रहे थे। हम लोगों ने मिलकर के एक कोरोना जन निगरानी समिति बनाई। सबको उत्तर प्रदेश में ऐसे 11 लोग सक्रिय हुए। बाबा हरदेव सिंह का नाम आप सुने होंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग प्रयास करते थे, लेकिन ये मंत्री दंपत्ति कहां थे? क्या किसी को एक ऑक्सीजन का बॉटल दिला पाए? क्या किसी को बेड उपलब्ध करा पाए? क्या किसी के सुख दुख में सम्मिलित हो पाए? आज जब चुनाव आ गया तो 4-5 महीने जब चुनाव शेष है तो मंत्री दंपत्ति के कारों का काफिला ऑटो के जुगाड़ में चाय के शिकार पर निकल रहा है। कहते हैं कि आपके यहां मुझे चाय पीना है। अरे आपके यहां 1.5 साल पहले मृत्यु हुई थी, मुझे आना है। कितना इसका रिएक्शन हुआ है समाज में कि हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे पिता, हमारी माता का देहांत हो गया। उस समय तो दिखाई नहीं पड़े। आज 4 साल, 3 साल, 2 साल बीतने के बाद आप कहते हैं कि आपके यहां मृत्यु है, मुझे आपके घर पे आना है। इसका बहुत गलत संदेश जा रहा है, लेकिन चापलूसों और चाटुकारों के द्वारा घिरे हुए ये मंत्री दंपत्ति इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मनोज जी, चुनाव के दौरान अगर भाजपा और इंडिया गठबंधन की ओर से गठबंधन में शामिल होने का न्योता अगर मिलता है तो आप किस गठबंधन में शामिल होना पसंद करेंगे? जब किसी गठबंधन का निमंत्रण आएगा उस समय टोली के साथ विचार करके निर्णय करूंगा। अभी ऐसा कोई मेरे पास आफत कहीं से नहीं है। आखिरी सवाल आपसे है कि क्या मंत्री दंपत्ति के बहाने अपना दल की बुनियाद को हिलाने के लिए मिर्जापुर से उनकी बुनियाद को हिलाने के लिए इंडिया गठबंधन ने आपको सुपारी दे दिया है,
या फिर यहाँ के स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी पर्दे के पीछे से आपको सहयोग दे रखा है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं चुनाव हारने के बाद जब मैं भाजपा से बगावत किया तो मैंने राष्ट्रवादी मंच का गठन किया। राष्ट्रवादी मंच का विस्तार हो, इसके लिए जो ज्वलंत विषय है, वह ज्वलंत विषय यह है, मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि मंत्री दंपत्ति का काला सच और इतिहास, सफेद झूठ, ये यहाँ का ज्वलंत विषय है। और मंत्री दंपत्ति का काला सच और सफेद झूठ यह जन जन तक जाएगा तो राष्ट्रवादी मंच की तरफ लोगों का झुकाव होगा। मेरा बस इतना ही प्रयास है। किसी ने मुझे सुपारी नहीं दी है, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं हूं। मैं एक सीधा सरल और एक आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन और सिद्धांत को अपनाकर अपनी जीवन और जवानी उसमें लगाया हूं और मैं ये सब काम नहीं कर सकता। मुझे किसी ने न सुपारी दी है, न मुझे न किसी बात की है। मैं जो करता हूं समाज के सहयोग से और समाज के पुरुषार्थ से करता हूं और उसी को आगे बढ़ाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमारे तीखे प्रश्नों का भी और मीठे प्रश्नों का भी आपने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। हम आपका आभार जताते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय से निकाल करके जगप्रकाश न्यूज को अपना समय दिया और हमारे हर सवाल का जवाब दिया। जनता तक भी कई ऐसे सवाल हम लोगों ने इसमें पूछे जो आज तक किसी ने शायद मेरे हिसाब से पूछा नहीं था, और शायद आज उसका भी साफ साफ हो गया कि मनोज श्रीवास्तव जी उन सब विषयों पे क्या अपने विचार रखते हैं। दोस्तों, मनोज श्रीवास्तव जी से हम लोगों ने बात किया, बड़े बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं इनके विचारों के बारे में जो इन्होंने कहा? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में संगठन चूंकि नया है राष्ट्रवादी मंच, तो राष्ट्रवादी मंच को हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने इस नए शुरुआत को, कारवां को बहुत आगे ले जा सके। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर के लालडिगी स्थित मनोज श्रीवास्तव जी की आवाज से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगला द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।